रहे होते हैं वॉन के इधर, और सब काफ़ी खुश होते हैं। और वॉन द यंग और मिस्टर वॉन दोनों है ना चीयर्स कर रहे होते हैं। और वॉन द यंग मिस्टर वॉन का बेटा नहीं, उनका नेफ्यू है, क्योंकि उसे अंकल कह के रिप्रेजेंट करता है। तभी इधर ही जंग आ जाता है और वो काफ़ी अपसेट होता है। और वो पूछता है कि जाओ का एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो मिस्टर वॉन बोलता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको सही से चलानी नहीं आती होगी, वो स्किल्स लैक करता है, तुम जीत गए, बात खत्म। ही जंग बोलता है मैं उसे हरा सकता था। तो मिस्टर वॉन बोलते तुम ऑलरेडी जीत गए हो। तो हीजेंग बोलता है मैं अपने बलबूते पे जीत सकता था। तो मिस्टर वॉन कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अब बेस्ट ड्राइवर हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हीजेंग कहता है मैं डिजर्व नहीं करता। तो मिस्टर वॉन कहते हैं ठीक है, और वो शैम्पेन उठा के उसके मुंह पे फेंक देते हैं कि तुम ये डिजर्व करते हो, कितना अनग्रेटफुल हो। और फिर इधर ये सब वापस से सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं और हीजेंग यहाँ पे काफी गुस्से में होता है। इधर सानले ये ना बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, तभी एकदम से ना जाओ के फोन की घंटी बजने लग जाती है। तो सानले कहता है इसका मतलब ब्रेंडी के पास में उसका फोन है, और उसका फ़ोन एक्सप्लोड नहीं हुआ कार एक्सीडेंट के अंदर, इसका मतलब वो कार के अंदर नहीं था, वो पहले ही जंप कर गया शायद तक अपना फायर क्रैकर देख के। और सब लोग उसे कार के आसपास ढूंढ रहे हैं, बट वो पहले ही जंप कर चुका होगा, और क्या पता किसी और ने रेस्क्यू कर दिया हो या वो वहाँ से चला गया हो। साले कहते मैंने हॉस्पिटल्स देख लिए, पुलिस स्टेशन देख लिए, कहाँ हो सकता है। तभी इधर मुंह भागती है और वो आती है पाइकान के पास में। और पाइकान इधर सब्जी मंडी में पूछता है कि आपने ऑफिसर लू को देखा, क्योंकि मुंह ने ना यहाँ पे उसे ना सब्जियां खरीदते हुए देखा था। और वो बंदी बताती है हाँ, और वो ऑफिसर लू के नंबर दे देती है। और इधर मुंह है ना ऑफिसर लू को कॉल करती है। ऑफिसर लू कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, कि मुझे उससे मिलना है, कि अभी तुम नहीं मिल सकती, कि वो जिंदा तो है ना, कि हाँ बट अभी उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, जब कोई गुड न्यूज़ होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। इधर मुंह है ना काफ़ी इमोशनल हो रही होती है कि मैं उसे विजिट कर सकती हूँ क्या प्लीज़, कि नहीं इस कंडीशन में नहीं। और ऑफिसर लू इधर कॉल कट कर देते हैं और इधर अपन को जाओ दिखाया जाता है जिसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म की जा रही है। इधर है ना मुंह वापस अपने डैड के घर आती है और उसको कॉल आता है क्रिस का, और वो क्रिस से मिलने के लिए जाती है। और क्रिस कहते हैं तुम्हारी मॉम नहीं आ पाई, और टाइम आ गया मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, कुछ महीने पहले है ना तुम्हारी मॉम को डायग्नोज किया गया एरोटिक स्टोनेसिस, जिसके अंदर हार्ट के अंदर जो चीज़ें खून लेके जा रही होती है ना वो ब्लॉकेज है 74%। 75% से ज़्यादा हो जाती है तो ये चीज़ फेटल हो सकती है, तो जितना जल्दी हो सके आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, तो आपकी बाईपास सर्जरी होगी। इधर मॉम काफ़ी सैड होती है और वो क्रिस को कह देती है अपन को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्रिस कहता है क्यों, पागल हो गई हो क्या, कि अब मेरी ऐसी कंडीशन है, मैं शायद तक मर भी रही हूँ, मैं किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहती। तो क्रिस कहता है ये तो इलनेस है। तो उसकी मॉम कहती है चांसेस काफ़ी कम है और मेरे को पता नहीं कितनी सर्जरीज लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं। तो क्रिस कहता है कितने भी परसेंटेज हो मैं 100% तुमसे प्यार करता हूँ। तो मॉम उसको देखती है और फिर क्रिस कहता है लेट्स गेट मैरिड, कि क्या, कि हाँ। और इधर मॉम काफ़ी इमोशनल हो रही होती है और क्रिस कहता है प्लीज़ मैरी मी, कि तुम यहाँ पे प्रपोज कर रहे हो, कि हाँ। और बाय द वे कनाडा के अंदर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो हार्ट के डॉक्टर है, मैं उन्हें ईमेल कर दूंगा यहाँ से निकलते ही, अपन वहाँ पे सर्जरी करा लेंगे, ठीक है। और मैं मुंह को भी कह दूंगा कि नहीं 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 मुंह को नहीं बताना है। तो क्रिस कहता है वो तुम्हारे पास में होगी तो रिकवरी सही से होगी ना। तो मॉम कहती नहीं, वो अभी भी बच्ची है, मैं उसको बर्डन नहीं करना चाहती, वो बहुत ज़्यादा चिंता करेगी। नहीं प्रॉमिस करो तुम मुंह को कभी कुछ नहीं बताओगे, नहीं तो मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगी, कि ठीक है ठीक है। इधर मुंह है ना सब कुछ सुन रही होती है और क्रिस कहता है मॉम की सर्जरी काफ़ी अच्छी हुई है, बट मैं चाहता हूँ तुम उनके साथ में जाओ, क्योंकि अब काफ़ी सारे फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी फोटोज देखती रहती है और रोती रहती है, वो तुम्हें काफ़ी मिस करती है। तो इधर मुंह है ना रोना स्टार्ट कर देती है और इधर क्रिस कहता है तुम्हारी मॉम को तुम्हारी ज़रूरत है। मुंह कहती है आई एम सॉरी क्रिस, मेरा एटीट्यूड तुम्हारे खिलाफ काफ़ी गंदा था, थैंक यू मॉम के साथ में इतना टाइम तक रहने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए। तो क्रिस कहता अपन फैमिली है, इसमें क्या है। और इधर मुंह कह देती है कि मैं भी चलूंगी कनाडा तुम्हारे साथ में, और वो जाओ को मैसेज करती है और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है और कहती है कि क्रिस मुझे यहाँ से लेने के लिए आया है और मेरी मॉम को मेरी ज़रूरत है, तो मैं कनाडा जा रही हूँ और शायद तक मुझे वहाँ पे ही रहना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक, आई एम सॉरी जाओ। और इधर अपन को जाओ दिखाया जाता है जो अभी भी हॉस्पिटल में होता है, और इधर मुंह है ना रात भर रोती रहती है और उसको मैसेज कर देती है कि मैं वापस से जा रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई, जितना जल्दी हो सके मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही हूँ मुंह। इधर अपन को वापस से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जाओ को इधर है ना होश आ रहा होता है और इधर ऑफिसर लू के पास में बैठे होते हैं, और ऑफिसर लू बताता है कि तुम काफ़ी टाइम से अनकॉन्शियस थे और मुंह ने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस किए। और जाओ वो मैसेजेस देखता है और फिर कहता है साले को कांटेक्ट करो। तो ऑफिसर लू कहते हैं हाँ ठीक है, तो इधर मॉर्निंग के अंदर कल मिलते हैं। और मुंह इधर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। इधर है ना मॉर्निंग के अंदर सानले उसे लेके आता है और दोनों कैफे के बाहर खड़े होते हैं। तो मुंह कहती है तुम मुझसे काफ़ी टाइम से टच में हो ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सानले कहता है ब्रांडी ऊपर है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा, तुम उससे पूछ लेना। और मुंह ऊपर जाती है और यहाँ पे जाओ खड़ा होता है और दोनों काफ़ी इमोशनल हो रहे होते हैं और दोनों की आंखों के अंदर पानी होता है, स्पेशली मुंह, और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और कहानी वापस से फ्लैशबैक में चली जाती है
कि मू है ना अब कनाडा आ गई होती है और अपने मॉम को विजिट करती है। और मॉम कहती है थैंक यू आने के लिए बच्चा, तुम फाइनली आ गई। मू कहती है आई एम रियली सॉरी, आप बीमार थी और मैं आपके पास में नहीं थी। तो मॉम कहती है इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, देखो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, अपन को बस फॉलो अप अपॉइंटमेंट पे जाना है और फिर मैं सही हो जाऊंगी। और क्रिस उन दोनों को देख के स्माइल कर रहा होता है और कहता है आ जाओ सब साथ में खाना खाते हैं। और इधर अपन को बताया जाता है कि मू ने ना फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी ले ली है और वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, बट उससे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और वो जो चीज़ भी करती है ना वो जाओ को शेयर करती है, बट जाओ कभी रिप्लाई नहीं देता है। और फिर वो बताती है कि यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी बीटर है, मैं वीकडेज पे इधर पढ़ाई करती हूँ और वीकेंड्स पे जाती हूँ और मॉम को विजिट करती हूँ। धीरे धीरे मॉम की कंडीशन भी काफ़ी इंप्रूव हो रही है और मैं कभी कभी उनको है ना तुम्हारे बारे में बताती भी हूँ और वो मेरे को है ना तुम्हारे बारे में पूछते भी है, बट उन्हें मैं कैसे बताऊँ कि मुझे खुद को नहीं पता कि तुम कैसे हो। एक बार चीज़ें तुम्हारे उधर सेटल हो जाए तो मुझे प्लीज़ बताना, मुझे तुमसे मिलना है। इधर है ना लिन जाओ को कॉल करता है कि मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर जूलिया, वो तुम्हें विजिट करेगी, वो रिहेबिलिटेशन के अंदर। जब आपकी है ना हाथ या पाँव कुछ टूट जाते हैं ना तो उसके बाद में रिकवरी होती है, उसके अंदर है ना आपको कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि ये ना मसल स्ट्रांग बन पाए। और लिन कहता है वो आपको विजिट करेगी और इधर डॉक्टर जूलिया आ जाती है और डॉक्टर जूलिया कहती है काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है, तुम्हें काफ़ी दर्द होगा पर तुम्हें ना ये सब इंड्योर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी से तुम बेहतर होगे। और इधर है ना जाओ को काफ़ी दर्द हो रहा होता है जब वो अपना पाँव उठा रहा होता है और उसे मोबिलिटी और स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। इधर अपन को वापस से फ्यूचर में दिखाया जाता है और मुँह यहाँ पे काफ़ी एडजस्ट हो चुकी होती है, अब उसे फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी समझ में भी आ रही है और उसके काफ़ी फ्रेंड्स भी बन गए हैं। इधर है ना डॉक्टर बताते हैं कि रिहेबिलिटेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। और फिर सानले कहता है क्या ये वापस से रेस कर पाएगा, तो डॉक्टर कहते हैं इसको व्हील चेयर की जरूरत न पड़े और ये चल पाए यही बड़ी बात है। तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के जो टेंडन मसल्स होती है ना वो भी काफ़ी डैमेज हो चुकी है, तो अभी सिर्फ रिकवरी पे फोकस करो। और जाओ यहाँ पे काफ़ी सैड होता है और वो मुंह के मैसेजेस देखता रहता है बट कभी रिप्लाई नहीं करता है। इधर सानले कहता है प्लीज़ रिप्लाई कर दो ना मुंह को, वो पिछले 3 महीने से तुम्हें इतने सारे मैसेजेस कर रही है, तुम उनका आंसर तो दे रहे हो ना। तो जाओ कहता है मेरी करंट कंडीशन के अंदर मैं कैसे आंसर दे सकता हूँ, उसे क्या कहूँ मैं कि मुंह मैं शायद डिसेबल्ड हो सकता हूँ फ्यूचर के अंदर, मेरे को शायद तक व्हील चेयर या क्रंचेस की जरूरत पड़े चलने के लिए, क्रंचेस मतलब ऐसा की। तो सनले कहता है फिर भी वो तुम्हारे साथ में रहना चूज करेगी कि मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को गवारा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ में ऐसे रहे। मुंह बेटर डिजर्व करती है, बेटर लाइफ डिजर्व करती है और केस भी अभी खत्म नहीं हुआ है। सनलाई तुम भी उससे कांटेक्ट मत करना प्लीज़, हमें ट्राई करना चाहिए कि उसको एक पीसफुल लाइफ मिले। इधर मुंह है ना अपने मैसेजेस देखती रहती है बट उसे जाओ कभी रिप्लाई नहीं करता तो काफ़ी सैड होती है और कॉलेज के कैंपस में घूमती रहती है और उसे है ना सारी जाओ की मेमोरीज याद आ रही होती है। इधर जाओ है ना रिहेबिलिटेशन कर रहा होता है खुद भी और डॉक्टर के साथ भी और बार बार चलने की कोशिश करता है। इधर है ना डॉक्टर जूलिया बताती है कि तुम्हारा पेन कभी भी वापस आ सकता है क्योंकि ये ना ये ट्रिगर होती है, ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल भी है साथ साथ में फिजिकल भी है, इसका ध्यान रखना तुम, ठीक है, बाकी मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी। और ऐसे ही है ना टाइम बीतता रहता है और वो सपोर्ट के साथ में अब चलना स्टार्ट कर देता है। और ऑफिसर लू कहते हैं हाँ काफ़ी इंप्रूवमेंट है, टैलेंटेड लोग काफ़ी जल्दी सही होते हैं। और इधर डॉक्टर जूलिया कहती है आज के लिए काफ़ी है। और इधर वो ऑफिसर लू के साथ में बैठा होता है और ऑफिसर लू कहते हैं केस खत्म हो गया कि क्या, कि हाँ हमने पूरी स्मगलिंग रैकेट को पकड़ लिया और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है हीजांग को, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और वो विटनेस बन गया है, सरकारी गवाह। और इधर अपन को बताया जाता है फ्लैशबैक के अंदर कि हीजांग आता है जाओ से मिलने के लिए और वो कहता है तुम यहाँ पे कैसे आए। तो हीजांग बोलता है आई एम सॉरी, मुझे पता है वॉन ने तुम्हारे साथ में काफ़ी चीज़ें गलत करी है बट मुझे सच में नहीं पता था कि वॉन ने ना तुम्हारे कार के साथ में क्या किया है। तो जाओ बोलता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो हीजेंग कहता है क्योंकि मैं तुमसे हारना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारी कंडीशन इंप्रूव हो तो अपन वापस से रेस करें और इस बार मैं फेयर एंड स्क्वायर जीतना चाहता हूँ। और वो फिर कहता है मैं पुलिस को सरेंडर करने वाला हूँ और ये कह के हीजांग यहाँ से चला जाता है। इधर ऑफिसर लू बता रहे होते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट नेवी सबने साथ में ना ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हमने ऑलमोस्ट सबको अरेस्ट कर दिया है और वान द यंग को भी हमने पकड़ लिया और मिस्टर वॉन को भी जो वियतनाम भागने की कोशिश कर रहे थे। और जो एक्सीडेंट है उसमें ना हमको पता लग गया कि वॉन ने ना तुम्हारे मैकेनिक को पैसे दिए थे, साथ साथ में उसको धमकी दी उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए, इसलिए जो मैकेनिक वन था यांग उसने ना तुम्हारी कार के साथ में टेम्पर किया और ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर बग फिक्स कर दिया जिसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था। और फिर ऑफिसर लू कहते हैं इन शॉर्ट हमने सबको पकड़ लिया है। इधर जाओ है ना काफ़ी इमोशनल हो रहा होता है और फिर ऑफिसर लू बताते हैं हमने ना वॉन द यंग से पूछताछ करी और उसने बता दिया कि जो एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण है ना तुम्हारे ऊपर दाग लगा, उसने मान लिया कि तुमने सही पार्ट्स लगाए थे और वान द यंग ने ना उन पार्ट्स को एक्सचेंज किया और घटिया पार्ट्स लगाए उसकी जगह के ऊपर। और इधर जाओ को है ना खुशी के आंसू आने लग जाते हैं और फिर ऑफिसर लू कहते हैं अपना ध्यान रखना ठीक है कि हाँ। और इधर वो अपने आंसू पहुंचता है और साथ में स्माइल करता है और तभी ये ना उसके फ़ोन में मैसेज आता है और वो पढ़ता है, मुँह कहती है न्यूज़ के अंदर है वो केस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और जाओ इधर स्माइल कर रहा होता है
और उसे मैसेज करने ही वाला होता है, बट फिर अपने आप को रोक देता है और अपने पाँव को देखता है वो, जहाँ पे उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। उसके अंदर सिर्फ उसको दर्द दिखाई दे रहा है और वो मैसेज नहीं करता है। और फिर अपन को वापस से कैफे वाला सीन बताया जाता है। इधर मुंह और जाओ दोनों आमने सामने बैठे हैं और जाओ है ना मुंह को देखता रहता है और मुंह अपने आंसू पहुंचती है। इधर है ना जाओ बोलता है, मुझे पता है इतने टाइम तक तुम काफी वरीड होगी। मुंह बोलती है, मिशन खत्म हो गया? तो जाओ बोलता है, हाँ ऑलमोस्ट। इधर मुंह कहती है, मैंने उस दिन फायर क्रैकर जलाया था, तुमने वो देखा था ना? तो जाओ कहता है, हाँ। तो मुंह कहती है, इसलिए जब एक्सप्लोजन हुआ तुम कार में नहीं थे, और उसका हार्ट टच करने के लिए जाती है। तो जाओ अपना हाथ पीछे कर लेता है और फिर कॉफी की गिलास पकड़ लेता है। तो जिंजो यहाँ पे बैठे होते हैं कैफे के अंदर, और इधर जिंजो कहता है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, तुमने मुझे बचाया। मुंह कहती, तुम हर्ट थे क्या? मुझे दिखाओ। तो जाओ कहता है, नहीं आई एम फाइन। और फिर कहते हैं, तुम्हारी मॉम कैसी है? कि मॉम अब काफ़ी अच्छी है, उनकी सेकंड सर्जरी भी हो गई, बट मुझे वापस से जाना होगा कनाडा। तो जाओ कहता है, तुम्हें जाना चाहिए। जब लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो उनको अपने आसपास में फैमिली चाहिए होती है, अपने लव्ड वंस चाहिए होते हैं। ये मुंह बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे पहले कहा था कि अपन साथ में नानजिंग चलते हैं, और अब मैं खुद ही नहीं जा पा रही हूँ, मुझे लगा नहीं था। तो इधर जाओ कहता है, फ्यूचर में अपने पास में काफ़ी सारा टाइम है ना, अभी तुम्हें अपनी मॉम के पास में होना चाहिए, उनकी मेजर सर्जरी हुई है, पेशेंट का मूड इस समय के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें उनके पास में रहना चाहिए ताकि वो अच्छा फील करेंगे और उनकी रिकवरी भी अच्छी होगी। इधर मुंह की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है, तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो क्या? और जाओ उसकी तरफ देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो मुंह अपना फेस आगे कर देती है और वो अपने हाथों से मुंह के आंसू पहुंचता है। और जाओ इधर पेन में होता है और काफ़ी सैड होता है, बट फिर वो हिम्मत जुटाता है और अपना हाथ वापस से ले लेता है और कहता है, तुम जाओ, दुनिया देखो, क्या पता तुम्हें मुझसे भी बेहतर इंसान मिल जाए, गो सी द वर्ल्ड। और इधर मुंह रो रही होती है और जाओ के आंखों में भी पानी आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं बिना कुछ बोले। इधर अपन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जाओ हॉस्पिटल के अंदर होता है और वो सानले से कहता है कि मुझे अपना फ़ोन देना ना, और सानले उसे फ़ोन दे देता है। इधर मुंह वापस कनाडा के अंदर आ गई होती है और वो क्लासेस अटेंड करी होती है, तभी उसे मैसेज आता है और जाओ कहता है, मैं मार्च से लीव कर रहा हूँ, मैं अब थाईलैंड में नहीं रहूँगा, मैं कहीं दूर चला जाऊँगा अपना लक आजमाने, और मैं इस नंबर को यूज़ नहीं करूँगा, और मेरा वीचैट का अकाउंट मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं नई जगह पे जब सेटल डाउन हो जाऊँगा तब तुमसे कांटेक्ट करूँगा। और फिर वो सानले को कहता है, प्लीज़ कल कर लेना, मेरा नंबर मुझे डिलीट चाहिए। तो सानले कहता है, तुम ज़्यादा क्रूअल नहीं हो रहे जियांग मुंह की तरफ? तो जाओ बोलता है, कैंसिल कर दो, और सानले फ़ोन ले लेता है। और अब कहानी को 6 महीने बीत चुके होते हैं, मतलब 1 साल हो गया होता है एक्सीडेंट वाली घटना को। और इधर जाओ है ना गैरेज के इधर आता है और वो मनी मन सोचता है कि मुझे हर जगह सिर्फ मुंह दिखाई दे रही है, और उसकी यादें जो हमने टाइम स्पेंड किया है इधर, उसकी हंसी, उसका पागलपन, सब कुछ, बट मुझे गुड बाय कहना पड़ेगा और मैं उसके ऊपर बर्डन नहीं हो सकता, वो बस हैप्पी रहे, यही मैटर करता है। और इधर वो है ना सानलाई से और लिन से मिलता है और जाओ कह देता है, मैं चाइना जा रहा हूँ वापस से, और वहाँ से वापस ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा। और सानले कहता है कि तुम गैरेज को ऐसे ही छोड़ दोगे? कि हाँ, मैंने डिसाइड किया था कि जब ये वॉन वाला पूरा किस्सा खत्म हो जाएगा तो मैं जैसे भी बंद कर दूंगा। तो सानले कहता है, बट उस समय तो तुम जियांग मू को भी साथ में लेके जाने वाले थे ना? तो क्रिजिन कहता है और वो टॉपिक चेंज करता है और कहता है, तुम अगर यहाँ से चले गए तो अपना भाईचारा भी खत्म हो जाएगा ना? तो जाओ कहता है, नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा, तुम आके मेरे को चाइना विजिट कर सकते हो। तो क्रिजिन कहता है, ठीक है, अगर तुम वहाँ पे अमीर हो गए तो हमें बुला लेना, हम लीच की तरह तुमसे चिपक जाएंगे। और जावेद स्माइल करता है और तीनों यहाँ से जाते हैं और अपन को एयरप्लेन का शॉट दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि जाओ चाइना आ गया है। इधर है ना 1 साल हो गया होता है, तो मुंह का दूसरा सेमेस्टर भी खत्म हो गया होता है और मुंह है ना थाईलैंड आने वाली होती है। और इधर है ना उसके डैड और जीजिन की मॉम, वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि मुंह आएगी तो अपन मुंह को क्या कहेंगे। अगर उसने जाओ के बारे में पूछा तो फादर कहते हैं, अपन क्या कहेंगे, अपन ये कह देंगे कि जिनजो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ से चला गया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुमको लगता है वो भरोसा करेगी इस चीज़ पे और वो अपन से फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस नहीं मांगेगी? तो फादर कहते हैं, अपन कह देंगे कि उसने अपन से कांटेक्ट नहीं किया, कि कोई भी इस बात का बिलीव ही नहीं करेगा। तब इधर है ना जिजिन आ जाती है और मॉम कहती है कि तुम भी बोलना कि तुमको पता नहीं है कि जिनजो कहाँ पर है। तो जिजिन कहती है, आप मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं कि तुम इतनी बड़ी कब से हो गई, जाओ यहाँ से। और इधर है ना वो अपने पति से कहती है कि देखो, बच्ची को भी पता है अपन गलत कर रहे हैं, अपन मुंह के साथ में ज़्यादा क्रूअल नहीं हो रहे हैं। तो डैड कहते हैं वो उनकी खुद की भलाई के लिए है और जाओ भी यही चाहता है। इधर है ना मुंह आ जाती है और वो जिजिन की मॉम से कहती है कि जिनजो ने आपको कांटेक्ट किया कि नहीं? वो बस एक दिन आया था और खाना खा के यहाँ से चला गया, और उसने कहा है कि अगर वो सेटल डाउन हो गया तो वो कभी नहीं आएगा वापस। कि सेटल डाउन का क्या मतलब है, वो इस फैमिली को छोड़ के जा रहा है क्या? तो जिजिन की मॉम कहती है, वेल मुंह, वो तुम्हारे फादर का बायोलॉजिकल सन नहीं है, वो एडॉप्टेड है और वो हमेशा बाहर ही रहता था, हम चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कुछ कह नहीं सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते ना, उसकी खुद की फ्री विल है। तो उसके जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, हम सिर्फ उसका सपोर्ट करते हैं, हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते बच्चा। तो वो कहती है हाँ, और फिर कहती है मैं बाहर जा रही हूँ और डिनर के लिए वेट मत करना,
और इधर वो गैरेज आ जाती है जो बिल्कुल बंद पड़ा होता है और उधर सिर्फ पत्ते होते हैं। और इधर वो ट्राई करती है कॉल करने की, बट नंबर बंद आता है। तो फिर वो सानलाई को कॉल करती है कि सानलाई, तुम्हारी पेट शॉप का क्या हुआ? कि वो तो मैंने कभी बंद कर दी। बाय द वे तुम तो कनाडा में पढ़ रही थी ना। कि मैं अभी मानसी आ रखी हूँ। बाय द वे तुम्हें जिंजाओ के बारे में कुछ पता है? कि नहीं, वो तो इतना घटिया दोस्त है, उसने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया, पता नहीं कहाँ भाग गया है। बाय द वे उसको ढूंढना बंद करो, भूल जाओ उसे। वहाँ पे कनाडा के अंदर तो काफ़ी सारे हैंडसम लोग होंगे ना, जाओ उनको डेट करो, वो ब्रेंडी से तो लाख गुना अच्छे होंगे। और फिर इधर फ़ोन कट हो जाता है और मुँह है ना गैरेज को देखती रहती है और उसने जो समय गैरेज में बिताया उसको याद कर रही होती है। और अब उनको बताया जाता है कि 3 साल हो चुके हैं और अब इधर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है कनाडा के अंदर, जहाँ पे क्रिस भी है और इधर एक निक नाम का बंदा भी होता है। और इधर क्रिस कहता है कि इस बार का क्रिसमस काफ़ी अच्छा है, थैंक यू हमको ज्वाइन करने के लिए। इस बार तुम्हारी मॉम भी काफ़ी खुश है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर हो गई है। और निक कहता है तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो? कि हाँ, पहले मैं नहीं बना पाती थी बट अब मैं पूरा खाना बना लेती हूँ। और वो मनी मन सोचती है पीपल चेंज होते हैं, कभी सेम नहीं रहते हैं, ये कहा था जिनजाओ ने, और आपकी ज़रूरत आपको सिखा देती है। इधर है ना वो कॉलेज जा रही होती है तो एक बंदा उससे है ना नंबर मांगने की कोशिश करता है तो वो उसको सॉरी बोल देती है और आगे चली जाती है। इधर है ना वो लेगोज को ज्वाइन कर रही होती है और मॉडल्स बना रही होती है, तभी निक आता है और निक उसको कॉफ़ी ला के देता है तो मुँह मना कर देती है कि मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। कि क्यों? कि मैं सो नहीं पाती हूँ रात को इसलिए। और फिर इधर निक कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ, तुम चलोगी कि नहीं? तो निक कहता है ठीक है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं ही था। तुम कितनी बार मेरे को रिजेक्ट करने वाली हो? मैं हर बार पूछता हूँ तुम मना कर देती हो, एक चांस तो दो। तुम मुझे स्मेल करती है कि तुम्हारी चाइनीज़ काफ़ी अच्छी हो गई है, बट सॉरी, मेरे को तुम्हें वापस से टर्न डाउन करना पड़ेगा। तो निक कहता है तुम कितनी हार्टलेस हो ना, चलो ठीक है मैं अकेले पी लेता हूँ। और वो यहाँ पे पेस्ट्री और कॉफ़ी लेके चला जाता है। इधर है ना वो कनाडा के अंदर काफ़ी सारी डेट्स पे जाती है बट उसे कोई भी बंदा पसंद नहीं आता है। और इधर सामने वाला बंदा कहता है कि कॉफ़ी पीजिए, और वो जैसी कॉफ़ी की सिप लेती है उसे इमेजिन होता है कि उसके सामने जिंजाओ बैठा है और वो उसे ही देखती रहती है। और जिंजाओ बोलता है मैं जैसी बनाता हूँ वैसी कॉफ़ी नहीं है ना ये, तुम मेरी कॉफ़ी का टेस्ट तो नहीं भूली ना, तुम्हें याद भी है? और इधर मुंह की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो कॉफ़ी पी रही होती है और उसे सब चीज़ें याद आ रही होती है कि कैसे उसने कॉफ़ी पिलाई थी जो कि काफ़ी स्वीट थी और उसने कहा था वो मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई भी बीटर चीज़ नहीं रहने देगा। और खुद से कहती है मुझे सब याद है। और इधर ना जिंजाओ की आंखों में आंसू होते हैं और इधर उसकी डेट पूछ रही होती है कि कल बास्केटबॉल गेम है, मेरे साथ में चलना चाहोगी? तो वो कहती है सॉरी और उठ के यहाँ से चली जाती है। और उसे याद आता है कि जिंजाओ ने उससे कहा था आखिरी बार कि जाओ दुनिया देखो, क्या पता तुम्हें मुझसे भी अच्छा आदमी मिल जाए। और इधर मुँह कहती है मैं 26 साल की हो गई हूँ, अब 6 साल बीत चुके हैं, मैं कितने लोगों से मिली हूँ। इधर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जेजे से, जो कि नानजी का ही रहने वाला है और एक नुआ करके वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ता था पहले और अभी यहाँ पे पढ़ रहा है और वो इसका सीनियर है। और ये दोनों सेम ही चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में और चाइनीज़ कल्चर के बारे में। इधर है ना वो लाइब्रेरी में वापस से मिलते हैं और जेजे कहता है ये पेन काफ़ी अच्छा है, तुम्हें फाउंटेन पेन अच्छे लगते हैं? कि हाँ। और वो उससे मांगता है कि मैं देख सकता हूँ? कि हाँ। और वो कहता है तुमको ये किसने दिया, किसी दोस्त ने? तो मुँह बोलती है नहीं, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने। तो जेजे कहता है पक्का तुमने काफ़ी टाइम तक डेट किया होगा उसको और काफ़ी प्यार करता होगा तुमसे? कि नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता। कि सिर्फ 1 हफ्ता डेट किया तुम लोगों ने? कि हाँ। कैसा पेन दे दिया? ये 80 कैरेट गोल्ड है, इसके बैरल पे देखो इनग्रेविंग्स है, टिप देखो, काफ़ी अमीर होगा तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। और मुँह उस पेन को देखती है और सोचती है नहीं, वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, उसके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, फिर भी जो अफोर्ड कर सकता था उसने मुझे बेस्ट दिया। इधर वो घर पे होती है और मॉम से ना बात करी होती है कि जिस घर में हम रहते थे ना वहाँ पे पता नहीं हर दिन कुछ ना कुछ टूटता रहता था और फिर जिंजो हमेशा आता था और वो चीज़ें फिक्स करता रहता था और डैड तो कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो मॉम कहती है हाँ तुम्हारे डैड कुछ नहीं करते, उनके साथ में रहना काफ़ी एग्जॉस्टिंग था। कि नहीं, वो खाना काफ़ी अच्छा बनाते हैं, काफ़ी अच्छे हैं ऐसे तो, कुकिंग के मामले में तो जिंजो से काफ़ी अच्छे हैं। तो मॉम कहती है जिंजो कुक भी कर सकता था? कि हाँ, वो तो बॉक्सिंग भी करता है, उसको ड्राइविंग भी आती है, वो कार को भी फिक्स कर सकता है। मॉम कहती है हाँ, और होम अप्लायंसेस को भी। कि हाँ, वो भी, उसको सब कुछ आता है, उसको जिंदगी ने इतनी बार नीचे गिराया बट फिर भी उसने कभी गिव अप नहीं किया। अगर मैं उसकी जगह होती तो खुद के लिए सॉरी फील करती। तो मॉम कहती अभी कहाँ पर है? कि पता नहीं, हम एक दूसरे के टच में नहीं है काफ़ी टाइम से। इधर है ना एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, तब इधर वापस से जेजे मिल जाता है और ये दोनों अपने रिसर्च के बारे में बात करते हैं और नानजिंग के बारे में बात करते हैं। और जेजे कहता है कि मैं उधर ही अब काम करने वाला हूँ अपनी कंट्री के लिए। तो मुँह कहती है मेरे को हमेशा से उधर जाना था। तो जेजे कहता है चलो मेरे साथ में, मेरी जूनियर एसोसिएट बन जाना तुम। तुम्हारा ग्रेजुएशन में कितना टाइम है? कि थोड़े से महीने बाकी है। कि ठीक है फिर चलो उधर, अगर तुम असिस्टेंट की पोजीशन में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए उधर जगह रखूंगा, कोई रश की बात नहीं है, तुम थोड़ा सा सोच लो। कि हाँ ठीक है। बाय द वे कल एक छोटा सा गेट टुगेदर है मेरे प्रोफेसर के साथ में और मेरे फ्रेंड्स के साथ में, तुम आना चाहोगी? कि हाँ। और इधर वो गेट टुगेदर में आती है और उधर जेजे ने सबसे इंट्रोड्यूस करता है और इधर वो प्रोफेसर से मिलती है और वो प्रोफेसर से बात करती रहती है। और फिर प्रोफेसर कहते हैं
ये तुमने जो गले में पहना है वो रेड बीन हार्ट है। और मूस लॉकेट को पकड़ती है और देखती रहती है। और प्रोफेसर बताते हैं कि इसकी 6 साइड से जब भी देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अंदर हार्ट है। एंशिएंट टाइम के अंदर इसे टोकन ऑफ लव बोला जाता था, पुराने जमाने के अंदर। और इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है और ये काफी स्पेशल है। और उसे याद आता है कि कैसे जिंजाओ ने उसे दिया था। और इधर है ना वो जिंजाओ के बारे में सोच रही होती है। और इधर वो कहती है मैंने ट्राई किया दुनिया देखने की, मैं कितने ही एक्सीलेंट लोगों से मिली, बट किसी ने मुझे ऐसा फील नहीं करवाया जैसा तुम मुझे फील करवाते थे, क्योंकि वो तुम नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे नहीं है। और वो इधर कॉल करती है कि मॉम मैं चाइना वापस से जाना चाहती हूँ अपने करियर के लिए, बैक टू नानजिंग। और इधर है ना वो जेजे को ढूंढती है और कहती है सीनियर कि हाँ, कि मैं वो पोजीशन लेना चाहूंगी जैसे मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है। कि तुमने इतना जल्दी डिसीजन ले लिया कि हाँ, कि तुम तो कह रही तुम्हारी फैमिली इधर है, कि कोई बात नहीं, मैं वापस अब मेरे होम टाउन जाना चाहती हूँ और अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और इधर है ना वो वापस से बीच में थाईलैंड विजिट करती है। और इधर है ना जिजिन भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। इधर वो कहती है फादर मैंने होमवर्क कर लिया, प्लीज़ मुझे कॉन्सर्ट लेके जाइएगा, आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। इधर है ना जिजिन की मॉम आती है कि देखो इतने साल हो गए, मेरी कुकिंग इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। और इधर है ना मुंह सीधा पूछ लेती है कि जिंजाओ ने कांटेक्ट किया कि नहीं किया। तो फादर बोलते हैं हाँ वो पैसे भेजता है बट खुद कभी नहीं आया। तो जिजिन की मॉम बोलती है क्या पता वो कहीं सेटल डाउन हो गया हो। और फिर फादर कहता है खाना खाओ। और इधर वो पानकाई से मिलती है और वो अपने डैड की फैक्ट्री के अंदर परचेज मैनेजर बन गया होता है। और वो कहता है मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ, बाय द वे तुम कैसी हो, कि मैं भी ठीक हूँ, मुझे लगा था कि तुम और ब्रांडी रिलेटेड हो, फिर तुम पता नहीं कैसे, बट फिर भी मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे उससे डर लगता था। वो तो लास्ट ईयर जब ब्रांडी इधर आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम ब्लड रिलेटेड नहीं हो और उसको है ना तुम्हारे डैड ने अडॉप्ट किया। तो वो कहती है वो पिछले साल आया था। कब? कि पिछले साल ही, कि जब मुझे कंपनी के शिपमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी और मुझे कहीं रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही थी, तभी मुझे एक स्ट्रेंजर से कॉल आता है कि उसके पास में गुड्स है बट वो सस्ते दाम में दे रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं ऐसा घाटे का सौदा क्यों करेगा, वो मार्केट प्राइस से कम क्यों देगा। और तो मैंने सोचा फ्रॉड भी हो सकता है, तो मैंने कहा इन पर्सन मिल लो। और जैसे मैं मिलने के लिए गया तो मैं सरप्राइज हो गया, वो और कोई नहीं ब्रांडी था। तो मुंह कहती है वो कैसा है, कि वो ठीक ही है, मैंने तो उसे ये भी कहा कि अपन साथ में खाना खाने चलते हैं और उसे प्रॉपरली थैंक करना चाहता था, बट उसने कहा कि नहीं उसके पास में टाइम नहीं है। और वो अगले दिन ही वापस से चला गया और उसने मुझे सिर्फ सप्लायर से कनेक्ट किया और हाथों हाथ वहां से चला गया था। बाय द वे वो साथ में किसी और को भी लाया था जो उसको बॉस कर करके एड्रेस कर रहे थे। तो मुंह कहती उसकी हेल्थ कैसी है, कि हेल्थ में तो ठीक ही लगा पर थोड़ा सा टायर्ड था, बट जितना हैंडसम पहले था उतना का उतना है, अभी उसका चार्म नहीं गया है। और मुझे समझ में आ गया ब्रांडी ने मेरी हेल्प क्यों करी, क्योंकि उसने उस दिन वादा किया था कि वो मेरी हेल्प करेगा और वो फेवर को रिटर्न करेगा जब अपन ने उसकी कार फिक्स करी थी। उसके कारण है ना मेरी फैक्ट्री के अंदर है ना मेरी अथॉरिटी बढ़ गई, नहीं तो पहले कहते थे कि मेरे डैड के कारण इस फैक्ट्री के अंदर हूँ, नेपोटिज्म के कारण। इधर मुंह मनी मन सोचती है कि उसने सारे प्रोमिस रखे हैं जो उसने लोगों को किए, बट उसे ये प्रॉमिस याद नहीं रहा कि वो मुझसे अगले दिन मिलेगा। उस दिन वो मिलने नहीं आया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे कांटेक्ट करेगा जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी, अपना नंबर डिलीट करने से पहले, बट उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। और इधर मुंह कहती है क्या मुझे नंबर मिल सकता है। तो पान के कहता है तुम्हारे पास में नंबर नहीं उसका, कि नहीं। तो पान के उसको भेज देता है। और फिर वो मनी मन सोची होती है इसका मतलब डैड मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे छुपा रहे हैं, बट डैड के पास में क्या रीज़न हो सकता है छुपाने का। और इधर है ना उसके डैड को मैसेज आता है कि मैं ऑलरेडी प्लेन में बैठ गई हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा और जब जिनकी छुट्टियाँ हो तब प्लीज़ चाइना विजिट करिएगा। और इधर फादर कह देते हैं जब तुम लैंड करो तब मुझे बताना, ठीक है। और इधर फादर और जिन की मॉम बात कर रहे होते हैं और मॉम कहती है तुम्हें लगता है उसे पता लग गया कि अपन ने उसे झूठ बोला। तो फादर कहता है आई होप नॉट। तो उधर मॉम कहती है उसने जाओ के बारे में तुमसे अकेले में पूछा। तो डैड कहते हैं नहीं। और फिर मॉम कहती है मुँह कितनी अच्छी लड़की है, उसे झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। तो फादर कहता है ये जिनजाओ का डिसीजन है, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। और मॉम कहती है मुझे काफ़ी अनईजी फील हो रहा है। और इधर है ना जियान वापस से चाइना आ जाती है और वो अपने नानजिंग के पुराने वाले घर में आती है। और इधर है ना मुंह नरेट करती है कि जाओ मैं वापस से आ गई, तुम्हें याद है अपन साथ में इधर बड़े हुए हैं, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अपन जब बड़े हो जाएंगे तब मैं सीक्रेटली वापस इस ओल्ड हाउस में आऊँगी और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इधर छोड़ूंगी ताकि कभी तुम मुझे ढूंढते हुए आओ तो तुम मुझे फाइंड कर सको। बट काश तुम भी ऐसा करते तो मैं भी तुम्हें फाइंड कर पाती। बट देखो जाओ सब कुछ बदल गया, इधर बिल्डिंग्स आ गई है, सारी चीज़ें चेंज हो गई है, मैं किसी को पहचान नहीं पा रही हूँ, क्या मैं तुम्हें फाइंड कर पाऊंगी, कहाँ पर हो तुम, क्या अपन ऐसे एक दूसरे को मिस करते रहेंगे और क्या मुझे सच में तुम्हें लेट गो कर देना चाहिए। मुंह और जेजे इधर घूम रहे होते हैं और मुंह उसको फिनिक्स ट्रीज के बारे में बता रही होती है और फिर इधर ये दोनों कैफे में बैठे होते हैं। इधर है ना जेजे पूछता है कि तुम सेटल इन हो गई, कि हाँ। और फिर जेजे पूछता है तुम्हें किस टाइप की कॉफ़ी पसंद है, कि वनीला लाटे उसमें थोड़ा सा सिनेमन। तो जेजे ही कहता है कैसा टेस्ट करता है वो। तो मुंह कहती है मुझे याद नहीं। तो जेजे कहता है तुम्हें टेस्ट नहीं वो पर्सन याद है जिसके साथ में तुमने वो शेयर की है कॉफ़ी, कौन है वो लड़का, वही है ना जिसने तुमको पहन दिया है। तो मुंह कहती है मुझे नहीं पता। और इधर वो एक बंदे को देखती है और उसे याद आता है उसने जिंजाओ को कहा था कि वो भी एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाहती है नानजिंग के अंदर,
जहाँ पे है ना फिनिक्स के ट्रीज होंगे और वहाँ से है ना लीव्स गिरेगी और वहाँ पे लाइटनिंग आगे पीछे भागता रहेगा और माउंटेन के जस्ट नीचे होगी वो। और अभी ये ड्रीम वो है ना जीजी से शेयर करती है और कहती है मैंने सोच भी रखा था उसका नाम मून, और उसके आसपास मैंने एक लाइन बनी होगी फिनिक्स ट्रीज की, और ऑटम के अंदर बहुत सारी उसकी लीव्स गिरेगी और खुशबू बिखेरेगी चारों तरफ, और इस जगह पे सब है ना अपनी फेवरेट कॉफ़ी पियेंगे। कितना डिलाइटफुल होगा ना। तो जेजे कहता है हाँ आइडिया तो अच्छा है, बट नाजिंग के अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो मुँह कहती है मैंने काफ़ी सेविंग्स रखी है, मैं कनाडा के अंदर वीकेंड्स पे है ना बच्चों को पढ़ाती भी थी। तो जेजे कहता है तो फिर ठीक है, अपने ड्रीम को असलियत में बदलो। तो मुँह कहती है नहीं, अभी एक चीज़ की कमी है, मुझे कुछ और भी चाहिए। इधर है ना अपन को जिंजाओ दिखाया जाता है जो यहाँ पे है ना ब्रेकफास्ट कर रहा है, और वो जैसे ही उठ के जाता है उसके पीछे मुंह आ जाती है इसी जगह पर, और उसको ब्रोकर का फ़ोन आता है कि आपका जो ओल्ड हाउस है ना नैनजिंग के बारे में, उसके बारे में बात करनी है। और इधर है ना दोनों एक दूसरे के पास है, बट इन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। इधर ब्रोकर आ जाता है और वो कहता है काफ़ी डिफिकल्ट है, 1 साल पहले है ना मैंने उस घर को बेच दिया है, मुझे नहीं लगता वो अब आपको वापस से बेचेगा बाहर। तो मुँह कहती है मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी 30% ज़्यादा जो मार्केट रेट है। कि नहीं, वो काफ़ी अमीर आदमी है, उसने सारा अमाउंट एक साथ में दिया, उसको मनी से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप फिर मीटिंग अरेंज करा दीजिए, मैं फेस टू फेस उसको परसुएट करने की कोशिश करूंगी, उसको मनाने की कोशिश करूंगी। तो ब्रोकर कहता है ठीक है मैं वापस से पूछता हूँ। तभी वो एक डॉग को देखती है और वो इधर स्माइल करती है क्योंकि उसे लाइटनिंग की याद आ रही होती है, और इधर अपने आप से बात करती है कि काश लाइटनिंग मिसिंग नहीं हुआ होता। और अपन को बताया जाता है फ्लैशबैक में 6 साल पहले इधर वो सिनले के साथ में बैठी होती है और वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ वापस से कनाडा, अभी लाइटनिंग की है ना वैक्सीन एक्सपायर हो गई है तो उसे मैं साथ में नहीं ले जा पाऊंगी, तो तुम उसको है ना वैक्सीनेटेड करवा देना और फिर मैं ना पेट कैरियर ऑर्डर कर दूंगी। तो इधर सानले बोलता है जियांगमू तुम्हें एक बात बतानी है, थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि हाँ ये लाइटनिंग मिसिंग है, कल रात को मैं उसे न्यूट्र करने वाला था, तभी वो एकदम से भाग गया। मोस्टली जब भी डॉग्स ऐसे भागते हैं तो वापस से आ जाते हैं क्योंकि न्यूट्र से उनको सबको डर लगता है, बट फिर वो सेटल इन हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। बट मैंने हर जगह ढूंढा, वो वापस आया भी नहीं, सॉरी मैं लाइटनिंग का सही से ध्यान नहीं रख पाया, शायद तक कोई फीमेल डॉग दिख गई होगी और उसके पीछे चला गया होगा, अब वो शायद तक वापस गर्लफ्रेंड के साथ में आएगा। और वो स्माइल करता है, इधर मुंह रोने लग जाती है कि अगर वो नहीं आया तो कि जीसी से मैं दूसरा बच्चा करवा दूंगा और वो लाइटनिंग से भी अच्छा दिखेगा। तो मुंह कहती है मेरे को लाइटनिंग ही चाहिए, वो कैसे घूम सकता है, वो मेरे पास में इतने टाइम से था, मैं उससे अटैच हो चुकी हूँ, मेरे को लाइटनिंग ही चाहिए, प्लीज़ उसको ढूंढो, सब कुछ गलत अभी क्यों हो रहा है, लाइटनिंग भी मुझे छोड़ के चला गया। तो सानली कहता है ऐसे साइड मत हो तुम, वो सिर्फ एक डॉग ही तो है। तो मुंह कहती है लाइटनिंग मेरे लिए सिर्फ डॉग नहीं है, वो डॉग से कहीं ज़्यादा है। और इधर वो जोर जोर से रोने लग जाती है और सानले कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ना एक दिन लाइटनिंग वापस आएगा। और इधर दोनों वॉक कर रहे होते हैं और सानले कहता है मुंह कि अगर ब्रांडी तुम्हें वापस से अपनाए न और तुम खुश नहीं हो एब्रॉड में तो तुम कभी भी इधर वापस आ सकती हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो मुंह इधर स्माइल करती है और कहती है जिंजो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी मुझे अबेडन करके नहीं जाएगा। और वो स्माइल करके यहाँ चली जाती है और सानले उसे देखता रहता है और स्माइल करता है और फिर उसके पीछे भागता है और ड्रामा वापस से प्रेजेंट के अंदर आ जाता है। और इधर वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है रोते रोते। इधर अपन को बताया जाता है कि वो एक ऑब्जर्वेटरी में काम करती है जहाँ से वो स्पेस को मॉनिटर करते हैं, जो भी सैटेलाइट प्लैनेट्स इन सब के पाथ को, इनके सब के डेटा को स्टडी करते हैं। और मुँह अभी भी वही पेन यूज़ करती है जो कि जिंजाओ ने उसे दिया था। तभी उसके पास में कॉल आता है ब्रोकर का कि मैंने बात कर ली है, वो काफ़ी बिजी रहता है, वो महीने में सिर्फ एक दिन नानजिंग आता है, तो आपकी जो ओल्ड हाउस का जो मालिक है उससे मैं मीटिंग करवाने की कोशिश करूंगा कि ठीक है। तो ब्रोकर कहता है जब मीटिंग कंफर्म हो जाती है तब मैं आपको बताता हूँ। और इधर मुंह काफ़ी खुश होती है, वो स्माइल करती है। इधर वो मॉर्निंग में वॉक कर रही होती है, तभी एक डॉग उसके पास में एकदम से आ जाता है और मुंह को है ना लाइटनिंग याद आती है और वो उससे पूछती है ये डॉग आपका है। तो वो कहती है नहीं, ये हमारे कॉफ़ी शॉप का है, एक्चुअल में हमारे बॉस का है, हम तो स्टाफ मेंबर है, हमारे बॉस नहीं होते ना तब हम टर्न लेते हैं और इसे वॉक कराते हैं। और इधर है ना वो डॉग मुंह के काफ़ी चिपक रहा होता है और उधर स्टाफ मेंबर कहती है आज ये काफ़ी अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, ये आपको काफ़ी लाइक करता है। मुँह कहती है हाँ मेरे पास में भी एक ऐसा ही डॉग था, अगर वो बड़ा होता तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता। तभी मुँह के पास में कॉल आता है और इधर स्टाफ मेंबर कहती है हम चलते हैं। और ये कॉल और किसी का नहीं, जेजे का होता है और वो कहता है मैं बीजिंग जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम तक वापस से नहीं आऊँगा, काफ़ी बड़ी बिजनेस ट्रिप है। तो मुँह कहता है आप अपना ध्यान रखिएगा। और फिर जेजे कहता है मैंने तुमको इसलिए कॉल नहीं किया, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। कि हाँ बोलिए। मैं जब टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था ना तब कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, एक लंबी सी फिनिक्स ट्रीज की लाइन थी पार्क के अंदर, और वहाँ पे एक मैंने कॉफ़ी शॉप देखा और उसका नाम था मून, और वो भी माउंटेन के फुट के अंदर था, मतलब माउंटेन से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं ना तो जहाँ पे स्लोप होता है ना वहाँ पे। और जिसे पूछता है वो तुम्हारा तो नहीं है ना। तो मुँह कहती है मैंने तो ड्रीम आपको अभी बताया है, मेरा कहाँ से हो सकता है, कि काफ़ी कोइंसिडेंस है, लगता है किसी ने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया है। तो मुँह कहती है कहाँ पर है ये कॉफ़ी शॉप। जिसे कहता है मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। और मुँह है ना वो एड्रेस देखते देखते घूमती रहती है और वो इधर एक पार्क में आ जाती है और इधर वो गुम हो जाती है कि मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है कॉफ़ी शॉप कहाँ पर है।
तभी उसे वापस से डॉग दिख जाता है और वही स्टाफ मेंबर, और वो कहती है काफ़ी कोइंसिडेंस है, आप हमें आज हर जगह दिख रही है। और फिर वो स्टाफ मेंबर यहाँ से जाने लगती है। तभी मुंह को कुछ रियलाइज़ होता है कि उसने बोला था कि ये डॉग है ना कॉफ़ी शॉप के बॉस का है। यूजुअली काफ़ी क्वाइट रहता है, बट आपसे मिलकर काफ़ी हैप्पी है और काफ़ी चिपक रहा है, काफ़ी अनयूजुअल तरीके से बिहेव कर रहा है। तभी मुंह वापस से पलटती है और बोलती है लाइटनिंग, और लाइटनिंग वापस से पीछे मुड़ता है और फिर भाग के मुंह के पास में आता है और मुंह उसको प्यार करती है। और मुंह इधर इमोशनल हो रही होती है कि सच में लाइटनिंग तुम हो। और वो लाइटनिंग की लीश पकड़ती है और लाइटनिंग यहाँ पे भागने लगता है और मुंह कहती है कहाँ लेके जा रहे हो। और लाइटनिंग इधर भागता रहता है और इधर कॉफी शॉप के इधर आ जाता है और लाइटनिंग अंदर चला जाता है। और मुंह है ना उस कॉफी शॉप को देखती रहती है कि जैसे मैंने मेरा सपना बताया था बिल्कुल वैसा ही है ये। और वो कॉफी शॉप का नेम देखती है, कॉफी मून। और वो अंदर जाती है काउंटर के उधर, और इधर लाइटनिंग बैठा होता है और स्टाफ मेंबर कहते हैं हाँ जी आपको क्या चाहिए। डॉग तो आ गया, जिया क्यों नहीं आई अभी तक। तभी इधर जिया आ जाती है और जिया कहती है वाह तुम तो कस्टमर भी लाने लग गए। और जिया है ना डॉग को क्वाइट बोलती है क्योंकि वो ज़्यादातर चुप ही रहता है। और फिर उधर बोलती है आप इधर ऑर्डर कर दीजिए, और वो डॉग को लेकर यहाँ से चली जाती है। तभी इधर है ना एक और कस्टमर आती है और वो कहती है आपकी कॉफ़ी शॉप ढूंढने के लिए हमको बहुत दिक्कत हुई, कोई साइन ही नहीं है ढंग का। तो स्टाफ मेंबर कहती है हमारे बॉस ऐसे ही चाहते थे, वो ट्रीज़ को काटना नहीं चाहते थे, तो ट्रीज़ के कारण हमारी कॉफ़ी शॉप थोड़ी सी छुप जाती है और लोगों को दिखाई नहीं देती है। तभी वो नोटिस करती है कि हाउस स्पेशल काफ़ी अलग है और काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और इधर ना स्टाफ मेंबर बोल रही होती है हम आपको रिकमेंड करेंगे हमारा स्पेशल मून स्पेशल, सारे लोग ज़्यादातर यही पीते हैं इधर। और इधर स्टाफ मेंबर बोली होती है आपको कुछ चाहिए मिस। और मुंह एकदम से चौंक जाती है और कहती है ये काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया कि हाँ हमारे बॉस ने डिज़ाइन किया है। और फिर मुंह कहती है मुझे यही वाला चाहिए कि ठीक है आप थोड़ी देर वेट करिए। इधर है ना मुंह आसपास में देख रही होती है और चारों तरफ है ना स्पेस डेकोरेशन होता है और इधर टेलीस्कोप भी पड़े होते हैं। और मुंह देखती है कि टेलीस्कोप थोड़ा सा टूटा हुआ है। तब यहाँ पे स्टाफ मेंबर आके कहती है आपकी कॉफ़ी, कि एक बच्चा इसके साथ में खेल रहा था, उसने गलती से थोड़ा सा तोड़ दिया, हमें पता नहीं कि इसको कैसे फिक्स करना है। तो मुंह इधर बता देती है कि आपको कैसे फिक्स करना है और कैसे लेंस लगाना है ताकि आप दिन के अंदर है ना सन को भी देख सके बेडर फिल्टर के साथ में। और फिर इधर वो कॉफ़ी दे देती है और मुंह जैसी कॉफ़ी पीती है उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं कि वही टेस्ट है, इसका मतलब जिंदा हो, वो सच में वापस आ गया। और इधर वो स्टाफ मेंबर के पास में आती है और वो कहती है कोई शॉप का डॉग है कि नहीं हमारे बॉस का है, वो भी बिजनेस ट्रिप पे है ना, तो अभी वो शॉप में है। तो मुंह बोलती है कॉफ़ी शॉप का उन्हें बिजनेस ट्रिप पे क्यों जाएगा, कि कॉफ़ी शॉप तो उनका साइड बिजनेस है, वो तो दूसरा काम। तभी दूसरी स्टाफ मेंबर बोलती है नहीं नहीं कॉफ़ी शॉप तो मेन बिजनेस है, वो साइड में दूसरे वेंचर्स करते रहते हैं, कि डिफरेंस क्या है कि है। और इधर वो स्टाफ मेंबर जिन बोलती है कॉफ़ी शॉप तो काफ़ी टाइम पहले बंद हो जाती, कि क्यों, कि वो पैसा नहीं बना रही थी, इसी साल थोड़ा सा प्रॉफिट आने लगा है और हमारे कस्टमर्स बनने लगे हैं, तो इतने साल है ना हमारे बॉस ने दूसरे वेंचर से इसको सपोर्ट किया। कि अभी कहाँ है, कि अभी तो स्कूल गए हैं। कि स्कूल काफ़ी यंग है क्या, कि नहीं वो तो 30s में है, बस वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कि काफ़ी हार्ड वर्किंग है, कि हाँ हमारे बॉस तो सुपरमैन है। तो मुँह कहती है उनका नाम क्या है। तो एक स्टाफ मेंबर बताने वाली होती है तो दूसरी वाली रोक देती है कि आप पहले हमें बता दीजिए कि मुझे ना आपके बॉस की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो स्टाफ मेंबर स्माइल करते हैं कि हाँ हम समझ गए, इधर आप रजिस्टर कर लीजिए। कि क्या, कि हाँ आप जैसी काफ़ी महिलाएं आती है, आप लाइन के अंदर 20 थे और सब यही बोलती है कि उनको एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो मुँह कहती है फिर रहने दीजिए। तो स्टाफ मेंबर कहता है कि जब वो आएंगे तब वो देखते हैं इसको, हम आपको है ना उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देखी और उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश करी तो हम आपको बता देंगे, पहले आप रजिस्टर करिए। तो वो कहती है ठीक है, और इधर वो पेन से लिखने लगती है और जानबूझ के पेन है ना रजिस्टर में छोड़ देती है। और इधर वो घर पे आती है और गूगल करती है मून कैफ़े, और इधर लोगों ने लिखा होता है कि शॉप का ओनर काफ़ी हैंडसम है और वो काफ़ी सीरियस वाइब देता है, जैसे कोई उसके पास में नहीं आना चाहिए। इधर है ना उसके पीछे से ली हुई फोटो होती है और वो देख रही होती है मुँह। तब इधर एक कमेंट मिलता है कि वो मैरिड है और उसके बच्चे भी है और वो सब एब्रॉड में रहते हैं। और मुँह कहती है वो मैरिड है, और इधर वो गुस्से में हो जाती है और जोर जोर से सांसें ले रही होती है। इधर है ना वो ऑब्जर्वेटरी में होती है और वो सोचती है कि अभी तक उसने मैसेज नहीं किया, कॉफ़ी शॉप की तरफ से किसी ने रीच आउट ही नहीं किया। और इधर कॉफ़ी शॉप आ जाती है और स्टाफ मेंबर कहती है आप आखिरकार आ गए, मुझे लगा आप घूम गए होंगे। कि हाँ वो मैं पेन के लिए आई हूँ, आपने देखा कि वो तो हमारे बॉस ने ले लिया। कि क्या, कि हाँ, और उन्होंने कहा कि आप संडे मॉर्निंग को आ जाइएगा, वो आपको खुद रिटर्न कर देंगे। तो मुँह कहती है ठीक है, और इधर स्मेल करती है और काफ़ी खुश होती है और घर पे ना नए नए कपड़े चेक कर रही होती है कि ये पहनूंगी कि ये। तभी इधर ब्रोकर का फ़ोन आता है कि संडे को आपकी मीटिंग है, जिनका वो पुराना वाला घर है आपका, कि ठीक है मुझे टाइमिंग और लोकेशन भेज दीजिएगा। और इधर है ना ऑफिस की तरफ से कॉल आता है कि मॉर्निंग के अंदर मीटिंग भी है। और मुँह कहती है सब कुछ कल ही होना है, कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, मीटिंग 8:30 बजे है, 9:30 मुझे कॉफ़ी शॉप जाना है और पुराने वाले नानजिंग के हाउस के ओनर से मैं बाद में मिल लूँगी। और इधर वो मीटिंग अटेंड कर रही होती है और फिर इधर वो कॉफ़ी शॉप में कॉल करती है और स्टाफ मेंबर्स को बताती है कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी, आपके बॉस अभी भी उधर है ना। तो स्टाफ मेंबर कहती है 1 मिनट रुकिए,
और फिर वो कहती है हमारे बॉस ने कहा है आप आराम से टाइम लीजिए, वो यहीं है और आप अपना काम खत्म करके आइएगा। इधर है ना मुँह काफ़ी एक्साइटेड होती है और साथ में नर्वस भी होती है। और इधर वो देखती है कि टेलीस्कोप के उधर कोई आदमी खड़ा है और उसे नोटिस करती रहती है। और वो जैसी बंदा बाहर आता है मुँह देखती है कि ये तो नहीं है, ये तो कोई और है। तभी इधर स्टाफ मेंबर आ जाती है और मुँह कहती है आपके बॉस कि वो तो ऊपर बैठे हैं कि ओके। और ऊपर देखती है और उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लग जाते हैं और वो एक एक कदम ले रही होती है और इधर सॉन्ग बजने लगता है। तभी वो साइड से देखती है और ये सच में जिंजाओ है। तभी जिंजाओ उसकी तरफ देखता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और जिंजाओ कहता है ये सच में तुम हो? तो मुँह बोलती है और कौन होगा? और फिर कहता है बैठो। और मुँह आके उधर बैठती है और जिंजाओ उसे पेन दे देता है और मुँह कहती है तुमने पेन के कारण गैस किया ना कि मैं हूँ? तो जिंजाओ कहता है हाँ, दुनिया में ज़्यादा लोग नहीं है जिन्हें टेलीस्कोप यूज़ करना आता हो, जिनको देख के लाइटनिंग अनयूजुअल बिहेव करे और जिनके पास में ये पेन भी हो। तो मुँह कहती है तुम वापस स्कूल जाने लगे? कि हाँ, डिग्री ले रहा हूँ। तब इधर कॉफ़ी और पेस्ट्री आ जाती है और जिंजो बोलता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो मुँह कहती है अब मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो जिंजो बोलता है ठीक है मैं दूसरा मंगा देता हूँ। और वो प्लेट जैसी रखने वाला होता है तो मुँह प्लेट पकड़ लेती है, बट मेरे को भूख लगी है तो मैं खा लूँगी। तो जिंजो वापस उसके सामने प्लेट रख देता है और इधर मुँह है ना केक के साथ में खेल रही होती है और कहती है तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया कि अपन है ना अलग अलग देशों में रहते हैं और फिर चीज़ें मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फिर वो ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाती चीज़ें इसलिए और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती। उससे अच्छा आसानी से ज़िंदगी जियो ना और अपने आसपास में प्यार को ढूंढ लो। तो मुँह कहती है तुम आसानी से ज़िंदगी जी रहे हो, बाय द वे तुम मैरिड हो? तो जिंजो कुछ नहीं बोलता है और कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो मुँह कहती है हाँ, हम इस साल के एंडिंग में शादी कर रहे हैं, इसलिए मैं नानजिंग आई हूँ उसके लिए। तो इधर है ना जिंजो शॉक हो जाता है और वो अपनी इमोशन होल्ड करने की कोशिश करता है और स्माइल कर देता है और कहता है अच्छी बात है। और इधर मुँह को गुस्सा आता है और मुँह उसको हर्ट करने के लिए बोलती है क्या मैं तुम्हें वेडिंग में इनवाइट करूंगी, तुम आओगे? तो जिंजो की आंखों में हल्के हल्के आंसू होते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो बोलता है श्योर नहीं हूँ कि मैं नानजिंग में होऊंगा उस समय। तो मुँह बोलती है मैं ऑलरेडी डेट एडवांस में बता दूंगी तुम्हें। तो जिंजो बोलता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा और मुँह उसको देखती रहती है। बट जिंजो है ना अपनी आंखें चुराता है और फिर कहता है मुझे कहीं जाना है। तो मुँह उठ के यहाँ से चली जाती है बट फिर एकदम से रुक जाती है और फिर वो पलटती है और इधर है ना जोर जोर से सांसें ले रही होती है और उसे देखती रहती है। और इधर जिंजो खड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तो मुँह कहती है अपने फ़ोन नंबर दो, तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो तुम्हें डेट कैसे बताऊंगी और इनविटेशन कैसे भेजूंगी, ऐसे क्या देख रहे हो, नंबर डालो अपना इधर। तो जिंजो उसका फ़ोन लेता है और अपने फ़ोन नंबर सेव कर देता है और इधर मुँह कहती है तुमने वो पुराना वाला घर खरीदा है ना, तुम ही ओनर हो ना इसके? तो जिंजो कहता है हाँ। तो मुँह कहती है मुझे पता ही था और वो यहाँ जाने लगती है। और जिंजो कहता है कल? तो मुँह कहती है मैं कल बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँगी तब अपन प्रॉपर बात करेंगे लाइटनिंग के बारे में। और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। और इधर है ना जिंजो को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और वो अंदर अंदर हर्ट कर रहा होता है। इधर मुँह है ना थोड़ा सा आगे जाती है और टर्न कर देती है और सॉन्ग बजने लग जाता है और जिंजो की आंखों में आखिरकार आंसू होते हैं। और इधर है ना मुँह भी तड़प रही होती है और उसके भी आंखों में आंसू होते हैं और वो इधर नीचे बैठ जाती है और पेन को देखती रहती है और कहती है जिंजो तुम आ गए वापस, मैं तुम्हें 6 साल से ढूंढ रही हूँ, तुम्हें अभी क्यों आना था, वाई वाई वाई। और इधर बैठी बैठी जोर जोर से रो रही होती है और दोनों इधर तड़प रहे होते हैं और जिंजो के मुंह के शब्द बार बार सुनाई दे रहे होते हैं कि हाँ मैं इस साल के अंत तक शादी कर रही हूँ, मैं नानजिंग उसके लिए आई हूँ। और जाओ भी इधर काफ़ी जोर जोर से रोने लग जाता है। इधर जिंजो को रिक्वेस्ट भेजती है और उसकी प्रोफाइल पिक देखती है जो कि एक सन होती है। जाओ का मतलब सन होता है, तो फिर वो अपनी प्रोफाइल पिक मून रख देती है क्योंकि मून उसका नाम होता है। तभी उसका दिमाग चमकता है कि जाओ ने कैफे उसके नाम पे रखा है, डिज़ाइन के अंदर भी सब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, उसने सब कुछ मेरे नाम पे किया है। और उसे याद आता है कि जिजे ने क्या कहा था कि किसी ने तुम्हारा ड्रीम को सच्चाई बना दिया है। और इधर मुंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो कॉलेज में थी तब उससे ना जाओ पूछता है कि तुम मेजर है ना एस्ट्रोलॉजी में क्यों करना चाहती हो। तो इधर मुंह लिखती है कि मेरे कभी ग्रैंड एम्बिशंस नहीं थे, कोई बड़े ड्रीम्स नहीं थे, मेरे सिर्फ एक ही ड्रीम था, तुमने अपना ड्रीम की कुर्बानी दे दी, तो मैं अब तुम्हारा सपना पूरा कर रही हूँ। और मुँह इधर बोलती है मैंने उसका सपना पूरा किया, उसका रास्ता चूज किया और उसने मेरा सपना पूरा करने की कोशिश करी। इधर वो इमोजी भेजती है तो जाओ रिप्लाई करता है कि सो जाओ, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। और मुँह ये देख के ना स्माइल करती है। यहाँ पे अपन को जिंजाओ दिखाया जाता है जो ट्रेडमिल पे चल रहा है और उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है उसको। तभी इधर डॉक्टर जूलिया का कॉल आता है कि कैसे हो तुम, कि अभी मेरी कोर मसल्स को मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मुझे चलने के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर जूलिया कहती है कि तुम्हें अब क्या जल्दी हो रही है, तुमने 6 साल वेट किया है तो थोड़ा और, अभी अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो कोई मसल पुल हो जाएगी। इधर है ना मॉर्निंग हो जाती है और मुँह देखती है कि उसने इतने सारे मैसेज किए
और उसका है ना वो सिंपल है ना एक सिंगल वर्ड के अंदर आंसर दे देता है। और मुँह कहती है, इधर है ना मुँह मनी मन सोचती है, मैंने इतने साल दिन और रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच के निकाले है, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इधर। ऐसे तो नहीं चलेगा, इसे तो हिलाना पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें ऐसे कोल्ड एक्ट नहीं करने दूंगी। तभी इधर है ना जीजे का कॉल आ जाता है कि जीनी की वेडिंग है नेक्स्ट ट्यूसडे को, तुम उसमें आना। अब वो उसकी फैमिली की तरह है ना, और अपने ग्रुप में सिर्फ तुम ही एक लड़की हो। तुम वो बोलती है हाँ ठीक है, मुझे इनवाइट भेज दीजिए आप। और इधर उसको इनवाइट आ जाता है और उसका छाती दिमाग एकदम से चमकता है और वो सोचती है कि हाँ ये प्लान अच्छा है। और वो वेडिंग इनविटेशन देख रही होती है और फिर स्माइल करती है और फिर वेडिंग इनविटेशन के अंदर है ना फोटो एडिट करती है और जो ब्राइड होती है ना उसकी जगह पे अपना फेस ऐड कर देती है। और अब इधर है ना वो काफ़ी एक्साइटेड होती है और फोटो एडिट करके जाओ को भेज देती है। और जाओ जैसे वो फोटो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। इधर है ना मुंह को मज़ा आ रहा होता है और वो लिखती है, मैं है ना नेक्स्ट वीक से शादी कर रही हूँ, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम वेडिंग पे आओगे। जाओ को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसका क्या रिप्लाई देगा वो। और इधर मुंह है ना उसके ऊपर डबल डाउन करती है कि मैं नाजिंग में हूँ, मेरी फैमिली भी नहीं है, सिर्फ तुम हो मेरे भाई। हाँ माना अपन ब्लड रिलेटेड नहीं है पर फिर भी तुम मेरी फैमिली हो ना, तुम मेरे को सपोर्ट करने तो आ ही सकते हो ना, नहीं तो लड़कों वालों को लगेगा कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और फिर वो मुझे bully करेंगे, जिंदगी भर ताना देंगे। और इधर है ना कस्टम्स के अंदर ब्राइड के भाई को काफ़ी माना जाता है और वो है ना गोल्ड की ज्वेलरी लेके आता है। और बाय द वे तुम रेड एनवलप भी लेके आना, मुझे बहुत सारा कैश भी चाहिएगा ना एज ए गिफ्ट, समझ रहे हो तुम, और बिल्कुल लेट मत होना। और फिर वो कहती है, अब मैं देखती हूँ तुम्हें कैसे फर्क नहीं पड़ता है, अब तुम ऐसे एक्ट करो कूल और डिस्टेंट, देखते हैं कितनी देर तक तुम ऐसे कर पाते हो। और इधर है ना मुँह काफ़ी एक्साइटेड होती है। इधर है ना ट्यूसडे आ जाता है और जो यहाँ पे काफ़ी नर्वस होता है और वो अपना फ़ोन लेता है और वेडिंग हॉल की तरफ चले जाता है। और इधर जैसे ही आता है तो वो देखता है ये क्या, ब्राइड तो कोई और है। और वो वापस आके कार में बैठ जाता है। तभी उसके पास में मैसेज आता है, और अब कैसा लग रहा है। और इधर है ना मुँह का कॉल आता है तो जब फ़ोन पिक कर लेता है। और मुँह कहती है, तो तुम अनहैप्पी हो कि हैप्पी हो। तो जब स्माइल करता है कि मैंने तो इतने सारे गोल्ड के ज्वेलरी सेट रखे हैं और मेरे पास में तो कैश गिफ्ट भी है, तुमको अभी भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो बोलती है ऑब्वियसली मुझे चाहिए, मैं तुम्हारे साथ में पोलाइट थोड़ी होंगी। तो जाओ कहता है तुम्हें कैसे दूँ कि वेल थोड़े दिनों के अंदर सच में मेरी शादी है और मैं बीजिंग जा रही हूँ बिजनेस ट्रिप के ऊपर। वो बस मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में लड़ाई हो गई तो हमने थोड़ी सी शादी पोस्टपोन कर दी है टेम्परेरीली, ठीक है ना। थोड़े से दिनों में वापस से शादी की डेट अनाउंस कर देंगे, जो मुझसे प्यार से बात करेगा और फिर मैं वापस शादी के लिए हाँ कर दूंगी। और इधर है ना जाओ स्माइल करता रहता है और इधर है ना मुंह नौटंकी करती रहती है कि ये मत सोचिएगा कि मैं रिलेशनशिप में अच्छी नहीं हूँ, बट वो क्या मेरी आदत है, जब भी आदमी लोग मेरे से प्यार से बात करते हैं ना तो मैं उनकी बातों में आ जाती हूँ और फिर मैं आखिरकार हार ही जाती हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम कोशिश करना वो मेरा एडवांटेज नहीं ले, ठीक है, अच्छे भाई हो ना तुम। और इधर मुंह स्माइल करके फ़ोन कट कर देती है और इधर वो बीजिंग आ जाती है और वो मीटिंग अटेंड करती है और फिर अपना फ़ोन देखती है और कहती है हर बार मैं ही क्यों पहले मैसेज करूँ, अगर मैं मैसेज नहीं करूँ तो रिप्लाई नहीं देता, खुद आगे से चला के क्यों नहीं कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है ये। और फिर वो मैसेज करती है मैं बीजिंग से वापस आ रही हूँ आज, साथ में बीजिंग से कुछ स्पेशल भी लेके आ रही हूँ। तो जाओ मैसेज करता है कि मैं नाजिंग में नहीं हूँ। और इधर पर उनको है ना जाओ दिखाया जाता है जो कार की है ना नई नई टेक्नोलॉजीज बता रहा होता है और उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। इधर मुँह वापस से नाजिंग आ जाती है और वो मैसेज देखती है कि उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, अभी देखती हूँ, और वो कैफ़े चली जाती है। तभी इधर स्टाफ मिलता है कि आइए प्लीज़ बैठिए, आप कहीं बिजनेस ट्रिप पे गई हुई थी कि हाँ जस्ट आई हूँ, ये मैं बॉस के लिए लाई हूँ तुम्हारे। और वो बीजिंग की स्पेशल चीज़ें दे देती है। तो स्टाफ कहता है वो अभी है नहीं यहाँ पे, कि तुम शेयर कर लो ना, इसमें क्या है, ये काफ़ी अच्छी टेस्ट करती है। तभी स्टाफ कहती है आप मून स्पेशल लेंगे कि हाँ ऑब्वियसली, और वो पेमेंट करने वाली होती है। तभी स्टाफ मेंबर्स कहती है कि हमको बॉस ने कहा है आपसे कोई भी पेमेंट ना ले, ऑन द हाउस है। और फिर इधर मुँह लाइटनिंग के साथ में खेल रही होती है और इधर स्टाफ मेंबर जिन कहती है आप हमारे बॉस के फ्रेंड है ना, तभी क्वाइट डॉग है ना आपके साथ में काफ़ी फेमिलियर है। तो मुँह कहती है ये मेरी डॉग है। तो स्टाफ मेंबर एकदम से उसको देखती रहती है और मुँह कहती है जी हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछूं तुम्हारे बॉस मैरिड है क्या। वेल वो काफ़ी बिजी रहते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बताते नहीं है। तो मुँह कहती है तो वो इतनी बिजी ट्रिप पे क्यों रहते हैं, कि वो दूसरी सिटी जाके एक्चुअल में काम करते हैं। तो जिया कहती है वेल वो किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, उनकी जैसी हालत है वो ऐसा कर नहीं सकते, 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते वो, ना उनकी बॉडी हैंडल कर सकती है। तो मुँह कहती है उनकी हेल्थ को क्या हुआ है। तो जिया कहती है वेल वो एक कॉफ़ी शॉप चलाते हैं और इसके साथ में फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते ना, वैसे हेल्दी पर्सन भी ऐसी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता। और वो टॉपिक बदल देती है। तब इधर कॉफ़ी आ जाती है और वो खुद की कॉफ़ी की और लाइटनिंग की सेल्फी ले लेती है और जाओ को भेज देती है कि थैंक यू फ्री कॉफ़ी के लिए। इधर जाओ कहता है मैं कल वापस आऊँगा। तो मुँह है ना लाइटनिंग को लीज सेलर कर देती है और ले जाने लगती है। इस टाइम में कहती है आप क्या कर रहे हैं,
कि बॉस को कह देना मेरे घर के उधर आ जाए और लेके चले जाए इसे। इधर स्टाफ मेंबर कहती है फटाफट बॉस को कॉल करो। और स्टाफ मेंबर जैसे कॉल करती है तो बॉस कहता है गॉट इट, मुझे समझ में आ गया। और स्टाफ मेंबर्स कहते हैं गॉट इट। इधर है ना मॉर्निंग हो जाती है और मुंह है ना लाइटनिंग के साथ में खेल रही होती है कि देखो आज कोई है मेरे घर पे, तुम ढंग से सोए कि नहीं सोए, चलो मेरे को हक दो, चलो बाहर वॉक करने चलते हैं। और इधर वो है ना ब्रेकफास्ट कर रही होती है और फ्रूट्स खा रही होती है और वो मनी मन सोचती है कम से कम उसके पास में लाइटनिंग तो था, मेरे पास में तो वो भी नहीं था, मैं तो सिर्फ अकेली थी, 6 साल इंतजार किया मैंने। तभी इधर जाओ का मैसेज आता है कि मुझे अपना एड्रेस दो। तो वो उसको एड्रेस बता देती है कि मैं 30 मिनट्स में आ रहा हूँ। और इधर है ना वो बिल्डिंग के नीचे वेट कर रहा होता है और मुंह है ना लाइटनिंग को लेकर आती है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और मुंह नरेट करती है कि ये काफ़ी स्ट्रेंज है, इतने साल हो गए, मैं इतने सारे लोगों से मिली, काफ़ी हैंडसम्स थे, काफ़ी अमीर लोग थे, काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोग थे, बट किसी को भी देख के मेरा दिल धड़कता नहीं था। और मुझे लगता था कि मेरे में वो काबिलियत ही नहीं बची है, वो अब स्पार्क ही नहीं है। बट वापस से जब से मैंने जिंजाओ को देखा है तब से वो एक्साइटमेंट, वो नर्वसनेस, वो सब कुछ वापस से आ गई है। और मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये जो आदमी जो मेरे सामने खड़ा है वो ही मेरे दिल को हिला सकता है। और मुँह आके कहती है तुमने डिनर किया? कि हाँ यहाँ पे आते वक्त कर लिया था। तो वो कहती है तुम ऊपर क्यों नहीं आए, तुम्हें तो मैंने अपार्टमेंट नंबर भी दिया था। तो जाओ ऊपर की तरफ देखता है, आई थिंक सो वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। तभी मुँह कहती है तुम चिंता मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड घर पे नहीं है। तो जाओ कहता है तुम उसके घर पे रहती हो? वेल हम दोनों के पास में घर नहीं है, हमने रेंट पे ले रखा है। तो जाओ कहता है तुम तो शादी करने वाले थे ना, और तुम्हारे पास में खुद की जगह भी नहीं है। तो वो कहती है वेल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो काफ़ी कम कमाता है ना, और फिर इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, और मैं सिर्फ एक इंटर्न हूँ। तो मुझे लगा एक और मेरे को फुल टाइम जॉब मिल जाएगी तब मैं कुछ सेविंग कर दूंगी और फिर उसकी हेल्प करूंगी। और अब तो वेडिंग भी कॉल्ड ऑफ हो गई है, थोड़ी सी लेट चल रही है, होल्ड ऑफ कर दी ना हमने टेम्परेरी, तो घर खरीदना इतना अर्जेंट नहीं है, तो बस अभी इससे काम चला रहे हैं। तो इधर जाओ कहता है तुम वापस से वेडिंग को मेंशन कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, तुमको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है? तो मुँह बोलती है तो तुमने बिलीव कैसे किया? और फिर कहती है मेरे को मेरी गोल्ड ज्वेलरी और कैश दो। तो जाओ कहता है वो कार के अंदर है, अभी लेके आऊँ? तो वो कहती है कोई रश नहीं है, तुम अपने पास में रखो, ऐसे नहीं क्यों जैसे भागी जाएंगे अपने आप। और फिर मुँह कहती है मैंने जस्ट डिनर किया है, अब मैं वॉक करना चाहती हूँ। और इधर है ना तीनों वॉक करते हैं। और इधर मुँह कहती है मेरे को तो सानले ने कहा था कि लाइटनिंग है ना घूम गया है, तो ये तुम्हारे पास में कैसे आया? तो जाओ कहता है तुम अगर लाइटनिंग को लेके जाती तो काफ़ी ट्रबल होती, क्योंकि तुम नए नए मूव करी थी कनाडा के अंदर, तो तुम्हें मैं ट्रबल नहीं देना चाहता, इसलिए उसने मेरे पास में छोड़ दिया शहर तक। तो मुँह कहती है मेरे को कोई ट्रबल नहीं होती, इसमें क्या है? बाय द वे तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का डॉग रख रहे हो, तुम्हारी वाइफ कुछ नहीं कहती है, और तुम्हारा कैफे भी मेरे नाम पर है, और अब तुम मेरे डॉग के वॉक पे लेके जा रही हो, तुम्हारी वाइफ को कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी ना, या मैं तुम्हारी एक्स नहीं हूँ? तो जाओ कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड माइंड नहीं करता है कि तुम एक स्ट्रेंजर के साथ में, एक अनदर आदमी के साथ में यहाँ पे रात को वॉक कर रही हो, वो माइंड नहीं करेगा, वो भी प्रीटी गर्ल्स के साथ में सिंगिंग के लिए जाता है। और फिर इधर है ना जाओ पूछता है वो तुमको ढंग से ट्रीट तो करता है ना? तो मुँह कहती है हाँ कभी कभी, अभी हमारी लास्ट वीक की फाइट हुई है फ़ोन के ऊपर, वो मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा है 2 साल से, तो मुझे नया फ़ोन चाहिए था, तो वो कहता है मैं कोई गेम वेम तो खेलती नहीं हूँ, तो मुझे नए मॉडल की क्या ज़रूरत है, मेरे को जैसे भी चैट के लिए चाहिए तो इससे काम चल जाएगा, और उसने अपना सारा मनी गेमिंग गियर के लिए यूज़ कर लिया। तो जाओ कहता है तुमको उसमें एग्जैक्टली ऐसा क्या दिखा? तो मुझे उधर बोलती है वेल मैं थोड़ा एज में हो रही थी तो मेरे को लगा सेटल डाउन हो जाना चाहिए। तब इधर है ना एक स्केटर आ रहा होता है और जाओ उसे बचा देता है, और ये सेम सीन है ना फर्स्ट एपिसोड के अंदर होता है जब मुँह पहली बार थाईलैंड आती है। इधर जाओ ने है ना मुँह को शोल्डर से पकड़ा हुआ होता है और इधर दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं, और मुँह देखती है कि उसका हाथ मेरे शोल्डर पे है और वो मेरे इतने करीब है, तो वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है, बट जाओ फिर भी उसे शोल्डर से पकड़ के रखता है और फिर कहता है वापस ऐसे घटिया जोक्स मत मारना मेरे साथ में, वापस से घर जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो मुड़ता है तो मुँह उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं जोक कर रही हूँ, और मैं ऐसी चीज़ें क्यों नहीं कह सकती? और उसको देखती रहती है। तो जाओ कहता है इट हर्ट्स टू हियर, दिल में दर्द होता है जब मैं ये सुनता हूँ। इधर मुँह घर पे आ जाती है और कहती है हाँ अच्छी चीज़ है, हर्ट तो होना ही चाहिए, मैं 6 साल तक तड़पी हूँ दिन रात तुम्हारे लिए, तुमको क्या लगता है ये सब कुछ ईजी था मेरे लिए? हाँ। और फिर उसके बारे में सोचती है और स्मेल करती है, और फिर वो पिलो जिसको उसने फेंका था उसको वापस से लेती है और उससे हक करती है और स्मेल करती रहती है इधर। और फिर वो मैसेज करती है तुम मेरे डॉग को वापस से क्यों लेके गए? तो जाओ वापस एक इमोजी भेज देता है और मुँह इधर सो जाती है, और इधर मॉर्निंग होती है और इधर सॉन्ग बज रहा होता है, और मुँह के पास में ना यहाँ पे अपडेट्स आती है मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो की तरफ से, और वो जाओ को मैसेज भेजती है बट वो वापस डिलीट कर देती है। तभी इधर है ना जाओ की तरफ से मैसेज आ जाता है कि कल बारिश होने वाली है, अपना ध्यान रखना और अम्ब्रेला लेना।
और मुँह यहाँ पे काफी खुश हो जाती है और बिस्तर में कूदने लगती है कि ये उसने मैसेज किया। इधर जाओ उठ के ना कॉफी पी रहा होता है और लाइटनिंग के साथ में डेली चोर्स कर रहा होता है। वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धोना, पौधों को पानी देना, ब्रेकफास्ट करना और फिर लोगों को कार्स के बारे में बताना और उसके बारे में प्रेजेंटेशन देना और कार्स की नई टेक्नोलॉजीज के बारे में भी। और इधर है ना वो लाइटनिंग को ट्रीट्स दे रहा होता है और उसके साथ में खेल रहा होता है। इधर है ना मुंह देखती है कि उसने मैसेज नहीं किया तो वापस से कैफे चली जाती है। और इधर स्टाफ मेंबर्स कहता है आप इधर आ गई, आइए बैठिए। और तो मुंह कहती है आपके बॉस कहाँ पर है, कि वो तो यहाँ पे नहीं है, वो आजकल काफ़ी बिजी चल रहे हैं काम से रिलेटेड। तो मुंह अपना पर्स इधर रखती है और बैठ जाती है। और फिर वो कहती है वेल जिया, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। तुम्हारे बॉस उन 90 लड़कियों से मिले जिनका नाम रजिस्टर में था? कि ऑफ कोर्स नॉट, हमारे बॉस तो मैरिड है, उनकी एक वाइफ भी और बच्चे भी है। तो मुंह कहती है मैरिड? पक्का तुम श्योर हो? कि हाँ, उन्होंने हमको खुद बताया है। तो मुंह कहती है वेल तुम उनसे कभी मिली हो? कि नहीं। कि फोटो देखी है? कि नहीं। और स्टाफ मेंबर्स कहते हैं वेल वो सब चीज़ें हिडन रखते हैं। तो मुंह कहती है अगर उसने फोटोज नहीं दिखाई तो क्या पता ये हो सकता है कि उसने ये सब कहानी रची हो। तो स्टाफ मेंबर्स कहते हैं वो ऐसा क्यों करेंगे और हमसे झूठ क्यों बोलेंगे। तो मुंह कहती है वेल जो लड़कियां उसके बारे में पूछने के लिए आती है उनको दूर रखने के लिए। तो दूसरी स्टाफ मेंबर्स कहती है हाँ ये हो सकता है, कुछ तो सेंस बना रहा है। और इधर मुंह मनी मन सोच रही होती है जाओ काफी जर्क है, वो लोगों को जैसे भी इग्नोर करता रहता है, उसको ट्रबल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसने ये नॉनसेंस कहानी बनाई होगी। वो नहीं चाहता होगा कि लड़कियां उसको आस्क आउट करे। तभी दूसरी स्टाफ मेंबर कहती मुझे जस्ट याद आया, मैं बॉस के घर पे गई थी तो वहां पे एक औरत तो थी। तो मुंह कहती एक औरत? कि हाँ, काफी ब्यूटीफुल थी वो। तो मुंह कहती कितनी ब्यूटीफुल? वेल वो काफी एलिगेंट थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ बॉस की वाइफ हो सकती है। तो जिन कहती हाँ तुम अब मेंशन करी तो मुझे भी याद आया, जब मैंने ना लास्ट टाइम उनके घर पे कॉल किया था क्वाइट के बारे में पूछने के लिए, तब किसी महिला ने उठाया था। तो मुंह जोर से चिल्लाती इनफ, जिया तुम्हारे बॉस का एड्रेस दो, मेरे को अभी जाना है वहाँ पे। और मुंह इधर है ना लिफ्ट में होती है और मनी में सोच रही होती है मैं भी देखूं आखिरकार कैसी दिखती है उसकी वाइफ। और इधर है ना वो बेल बजा रही होती है जाओ के घर के इधर, बट कोई खोलता नहीं है। तभी पीछे से वापस से लिफ्ट खुलती है और जूलिया आती है और वो कहती है तुम जिंजो क्यों ढूंढ रही हो? कि हाँ। तो जूलिया को पासवर्ड पता होता है और वो गेट खोल देती है। और मुंह मनी मन सोचती है इसको पासवर्ड पता है, इसको पासवर्ड पता है। और जूलिया कहती है आ जाओ अंदर आ जाओ। और इधर वो अपने स्लीपर्स पहन रही होती है और फिर वो मुंह की तरफ देखती है और कहती है वेल वुमेन की सिर्फ एक ही स्लीपर है, तुम ये डिस्पोजेबल वाली यूज कर सकती हो, सारे गेस्ट यही पहनते हैं। तो वो कहती है हाँ थैंक यू। और मन में सोचती है मैं और गेस्ट, तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली इस घर में गेस्ट है। इधर जूलिया कहती है बैठो तुम, बाय द वे तुम ड्रिंक करने के लिए कुछ लोगी? कॉफी, जो कि मैं वियतनाम से लाई हूँ। तो वो कहती है नहीं थैंक यू, मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहती। ही कि ठीक है फिर पानी ही ठीक है। और फिर जूलिया कहती है तुम बैठो जब तक मैं शावर लेके आती हूँ। तो वो खड़ी हो जाती है कि तुम जाओ के घर के इधर शावर लोगी? तो जूलिया कहती वेल मैं इधर ही रहती हूँ और अपन बाद में बात करेंगे, मेरे आसपास में आज आदमी लोगों ने बहुत स्मोक किया है और मुझे स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम बैठो मैं अभी आती हूँ। और जूलिया यहाँ चली जाती है और मुंह को इधर काफी गुस्से में होती है।